दोस्तों सेम वही डफली वही राग है ना। हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बना रहे हैं हर क्लास अब हमारी हर एग्ज़ाम हर कंपटीशन एग्ज़ाम से संबंधित हैं और इसके साथ साथ 10th और 12th से भी संबंधित है। तो दोस्तों बहुत अच्छी क्लास है, बहुत सुपर्ब क्लास है। आप समझेंगे तो थोड़ा समझ तो आएगा, थोड़ा समझ इस क्लास में आया, थोड़ा समझ उस क्लास में आया है ना। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने सामने, तो हमें केवल समझना है, अच्छे से समझना है कि क्या चीज़ें क्या है ये। तो इसे देख लीजिएगा आप। एग्ज़ाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, अपन उसको सीरियस नहीं लेते, अरे यार ऐसे कुछ भी दे ये लगाना होता है। जिससे कि फर्स्ट क्वेश्चन से अपना चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, पहला क्वेश्चन से अपना चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो स्पीच तो पढ़ा है, अपन जल्दबाजी में से बोल देते हैं यार कुछ नहीं है, डेट लगाना है केवल, बस जिसमें हो गया काम। नहीं दोस्तों, स्विच ऑफ द फैन ऐसा नहीं है, डेट लगा लिया और अपना काम हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होती है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होती है। रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, उसे भी ध्यान में रखना होता है, तब जाके लगाया जाता है। हर कहीं डेट लगा के थोड़ी ना चल गया काम अपना, तो कुछ चेंजेस होते हैं तो हमें समझना है। पहला क्वेश्चन है अपना, स्क्रीन पर देख लीजिएगा आप, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। हाँ तो देखिए, शी सेड टू मी आई शैल फॉरगिव यू। उसने मुझसे कहा मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। लड़की है ना तो ठीक है, मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। तो क्या, तो देखिए इसमें क्या है अपने, यदि रिपोर्टिंग वर्ब हैं, इसे बोलते हैं, दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है रिपोर्टिंग स्पीच। तो इसका वर्ब में क्या होगा, शी सेड टू मी की जगह शी टोल्ड मी, है ना, दैट। अब देख लीजिएगा, फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से वो सन वाला फॉर्मूला है ना, और यदि फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के हिसाब से, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से, थर्ड पर्सन नो चेंजेस, कोई बदलाव नहीं होगा। तो इसमें फर्स्ट पर्सन आई है, आई मतलब कौन बोल रहा है, आई मतलब फर्स्ट पर्सन शी। तो क्या आएगा दैट के बाद शी, हाँ, और शेल का क्या हो गया, शेल का शुड होता है, बल्कि पर शी के साथ विल लगता है, तो क्या हो जाएगा वुड, शी वुड फॉरगिव यू। अब ये देखिए आप, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, तो मी। अब क्या हो गया, देखो अब रूपांतरण हो गया, तो क्या हो गया, उसने मुझसे कहा, शी टोल्ड मी दैट शी वुड फॉरगिव मी। उसने मुझसे कहा कि वह मुझे भूल जाएगी। ठीक है, ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट देखिए आप, आई सेड टू हिम लेट अस गो टू स्कूल। ये देखिए आप, इसमें क्या, ये जो लेट है, ठीक है ना, लेट प्रपोजल के मामले में, लेट अपना प्रपोजल के मामले में आया हुआ है, ठीक है ना। तो ये अपन ने पढ़े हुए हैं लेट का, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। तो इसमें देखिए आप, आई सेड टू हिम, तो आई टोल्ड हिम, ठीक है। आई सेड टू हिम लेट अस गो टू स्कूल, तो आई टोल्ड हिम दैट, क्या लगाया सबसे पहले, इन्वर्टेड कॉमा तो हटाया, सबसे पहले दैट लगाया। अब लेट पे आ जाते हैं। लेट का क्या नियम है कि क्या होता है इसमें, या तो प्रपोज आता है, प्रपोज या सजेस्ट होता है, या फिर जो टोल्ड, किसी ने ऐसे सामान्य बात भी कही है तो उसमें टोल्ड आ जाता है। और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड क्या जोड़ा अपन ने, दैट लगाया।
एक ये होता है मतलब लेट का समझ रहे हैं हम कि ये जो लेट वाला है ना, ये दूसरा वाला सेकंड सेंटेंस लेट का कैसे उपयोग होता है, ठीक है ना। तो लेट का क्या हो जाएगा, लेट की जगह क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, शुड आ जाएगा। और अस है, अस नॉमिनेटिव केस है, तो अस का वो सब्जेक्टिव केस में क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो वी शुड, वही फार्मूला होगा, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस जो भी चीज़ें हैं अदर वर्ड वही हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, वी शुड गो टू स्कूल। हर्ष, कैन यू सी दिस, यहाँ तक ठीक। तो थर्ड वाला और समझ लीजिएगा, खुशी से टू मी लेट अस डांस टुगेदर। खुशी से टू मी लेट अस डांस टुगेदर, ये भी लेट का ही है, ठीक है ना। तो इसमें भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो खुशी से टू मी की जगह आ जाएगा, मैंने क्या बोला था, प्रपोज्ड लिख सकते हैं, सजेस्ट लिख सकते हैं। तो उसने कहा था कि आइए साथ में डांस करते हैं, ऐसा बोला था। तो क्या बोला अपने, खुशी सजेस्ट या प्रपोज्ड मी, और कोऑर्डिनेटिंग वर्ड दैट जोड़ दिया। अब देखिए लेट अस डांस टुगेदर, तो इसकी जगह वी शुड डांस टुगेदर, डांस टुगेदर। ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच कंप्लीट हुआ। 3 क्वेश्चंस इसके हो गए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड आउट द एरर। क्या है कि किसी भी, इसमें 4 से 5 पार्ट होते हैं सेंटेंस के, जिसमें आपको एरर सर्च करना है। वेयर इज द क्लॉथ, इसमें हमने को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एरर होता है 4-5 ये इसके जो पार्ट होते हैं किसी भी वाक्य के, तो इसमें एरर ढूंढना है। तो ध्यान से देख लीजिएगा एरर कैसे ढूंढी जाती है। एरर चर सा होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंट, ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। फाइंड आउट द एरर द फॉलोइंग सेंटेंसेस, वो वाक्य दिए होते हैं और उसमें क्या एरर सर्च करना होता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज, देखिएगा ध्यान से, द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे नेक्स्ट, नो एरर। देख लिया आपने पूरा सेंटेंस, अच्छे से देख लिया, एक बार और देख लीजिए। द टाइम्स ऑफ इंडिया सेज दैट आवर ऑफिस विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे नेक्स्ट, नो एरर। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। यदि अगर कोई भी त्रुटि नहीं है तो नो एरर ऑप्शन भी दिया हुआ है, 5वां ऑप्शन होता है। यदि पार्ट 1 में है तो 1 पे क्लिक करेंगे, 2 पे है तो 2 पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना। देख लीजिएगा, टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि हमारा ऑफिस, तो ये तो क्या पर्सनल प्रोनाउन होता है, ये पर्सनल बात है नहीं है, ये कोई वस्तु से रिलेटेड बात है, तो अवर नहीं आएगा। यहीं से अपनी त्रुटि दिखाई दी है। पार्ट 2 में त्रुटि दिखाई दी, बाकी विल रिमेन क्लोज्ड बंद रहेगा ऑन संडे नेक्स्ट, अगली शनिवार को, अगली रविवार को। तो कोई और तो क्लियर है और कंप्लीट है। तो यह आएगा इट्स, क्या आएगा दोस्तों, इट्स। टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि हमारा ऑफिस क्या है, अगले संडे को, अगले रविवार को बंद रहेगा। तो पार्ट 2 में एरर था, हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। चलिए सेकंड पे आ जाइए। शी टोल्ड मी, फर्स्ट पार्ट हुआ। दैट द मैन, सेकंड पार्ट हुआ। वुड कम, ये थर्ड पार्ट हुआ। द नेक्स्ट डे, ये फोर्थ पार्ट हुआ। और नो एरर, फिफ्थ पार्ट हुआ। तो दोस्तों, ही टोल्ड मी दैट द मैन वुड कम द नेक्स्ट डे, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। कहीं दिख रहा है आपको एरर, तो एक बार वो देख लेते। ही टोल्ड टू मी, यहाँ तो नहीं है,
क्यों है? क्योंकि टोल्ड के जस्ट बाद में कोई भी जोड़ने वाला शब्द नहीं आएगा, कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, ही टोल्ड सिंगल ही आता है, तो ये टू एक्स्ट्रा लगा दिया गया है। बाकी तो फिर एरर हो नहीं सकता, यदि एक मिल गया तो बाकी एरर मिलेगा ही नहीं अपन को। उसने मुझसे कहा कि वो व्यक्ति अगले दिन आएगा, व्यक्ति अगले दिन आएगा, तो ही टोल्ड मी आएगा, ही टोल्ड टू मी नहीं आएगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में, हम सब कुछ समझ चुके हैं, हमको तुरंत एरर समझ में आ गया कि पार्ट फर्स्ट में एरर है। इसमें पार्ट कौन से पार्ट में था? सेकंड में था, वो सेकंड वाले में फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है, एरर है, उस बस ये इतना सा एरर। और एरर ऐसा कठिन वाक्य नहीं है, एरर कठिन चीज़ नहीं है, एरर बहुत ही सिंपल चीज़ है। दोस्तों यदि एरर समझ में आ गए ना तो समझ लीजिए आपका 65% तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही हल हो गया, क्योंकि जो छूटने वाले चीज़ होते हैं, जो गलत होते हैं, वो यही पार्ट होता है। और ये बिल्कुल सरल है, इसमें एरर ज़्यादा नहीं होता है, थोड़ा सा या प्लूरल का, सिंगुलर का, हेल्पिंग वर्ब का, या ऐसा बस ज़रा सी इसमें मिस्टेक्स दे देते हैं, कुछ गलतियां दे देते हैं, जिसको हमको फाइंड आउट करना होता है। बाकी सब्जेक्ट में है, बाकी जो अदर जो पार्ट ऑफ सेंटेंस है, जो भी अदर पार्ट है वाक्य के, उसमें कोई भी एरर नहीं होता है। होता है प्रीपोजिशन में, एडवर्ब में, सिंगुलर प्लूरल में, नाउन नंबर में, यही मिस्टेक होती है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चंस पर। चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चुनना होता है, करेक्ट ऑप्शन को चुनना होता है। तो देखिए किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। ये दे दिया, जैसे ही नोज हाउ टू राइड अ बाइक, ही नोज हाउ टू राइड अ बाइक, वह बाइक चलाना जानता है, ये अंडरलाइन हो रहा है। इसको ये ऑप्शन में देंगे, मतलब ये क्या चीज़ें हैं। तो जैसे मान लीजिए एडवर्ब है, तो एडवर्ब में 4 ऑप्शन रहेंगे आपके नीचे। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ मैनर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन होते हैं। तो अपन देख लेते हैं ये कनेक्टर का काम कर रहा है, क्या संबंध शो कर रहा है, जोड़ रहा है। ही नोज अलग वाक्य है, राइड अ बाइक अलग वाक्य है, दोनों वाक्यों को जोड़ दिया है, तो ये रिलेटिव एडवर्ब हुआ। ही नोज हाउ टू राइड अ बाइक, वह बाइक चलाना जानता है। यदि अलग अलग पार्ट करते तो वह जानता है राइड अ बाइक, बाइक चलाना, तो इसको दोनों को ऐड करके उन्होंने क्या करा, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? रिलेटिव एडवर्ब रहेगा। ही रिसीव्ड द गेस्ट ग्लैडली, उसने मेहमान का खुशीपूर्वक स्वागत किया। उसने मेहमान का, मतलब जो अतिथि हैं, का प्रसन्नता से स्वागत किया, प्रसन्नता से स्वागत किया, ठीक है ना, किनका? गेस्ट का। तो ये अंडरलाइन हो रहा है, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, या एडवर्ब ऑफ मैनर है, या रिलेटिव एडवर्ब है। तो ये तो क्या है? मैनर बता रहा है ना, मैनर बता रहा, शिष्टाचार बता रहा, किस प्रकार से उन्होंने अतिथि का सम्मान किया, खुशीपूर्वक, कोई गम में नहीं, सीरियस होकर के नहीं, मूड ऑफ करके नहीं, बहुत प्रसन्नता से स्वागत किया। तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। क्या हुआ दोस्तों? एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये चूज द करेक्ट ऑप्शन हो गए अपने। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक शब्द में आंसर देना है, ठीक है ना, किसमें देना है? एक शब्द में आंसर देना है। तो देख, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो मतलब एक शब्द में पूरी बात बता दिया जाता है, या एक शब्द में पूरी बात हो जाती है, या पूरी बात में एक शब्द आ जाता है, उसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो नेक्स्ट देखिए, लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। एक व्यक्ति के द्वारा जीवन का इतिहास लिखा जाता है, एक व्यक्ति के द्वारा जीवन का इतिहास लिखा जाना है ना, उसको क्या कहते हैं? इसमें भी 4 ऑप्शन रहते हैं, है ना, बायोग्राफी रहते,
बायोग्राफी रहती है, कैलियोग्राफी रहती है और ऑटोबायोग्राफी होती है। इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी ये करेक्ट आंसर है। ग्राफी, ठीक है, या फिर वाई लिख देते हैं, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है ना। ये हो गया अपना लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उनको, वो क्या लिखी गई है, वो ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है, ठीक है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन से ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन से। सेकंड है अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, जहर को ख़त्म करने के लिए जहर प्रतिरोधक दवाई होती है एक, उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं क्या, अ मेडिसिन टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ अ पॉइजन, जो जहर को, विष को ख़त्म करती है। विष को ख़त्म करने वाली को क्या कहते हैं हम, एंटीडोट कहते हैं। क्या बोलते हैं, एंटीडोट कहते हैं, एंटीडोट कहते हैं। विषहर उसको बोलते हैं, विषहर हिंदी में बोलते हैं, पर एंटीडोट बोला जाता है, ठीक है। दोस्तों कैसा क्लास लगा आपको, आप ज़रूर बताएं कमेंट्स करके कि क्लास कैसा लगा आपको, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको, और हो सकता है कुछ त्रुटि हो जाए। वैसे हर कोई व्यक्ति ये कह सकता है आई हैव फुल कमांड ऑन इंग्लिश, है ना। इंग्लिश ऐसा नहीं है, मिस्टेक्स होती हैं। जैसे अपने ईरर वाले में ही तो मिस्टेक्स रह गई थी, ईरर वाले क्वेश्चंस में होता है ना, ऐसा हो सकती है। इसमें अपन कोई फुल कॉन्फिडेंस से नहीं कह सकते हैं कि हम इतना ही अच्छा समझाते हैं, हो जाता है, मनुष्य हैं, गलतियां होती है। तो कुछ डेली यूजेज में काम आने वाले वाक्य देख लेते हैं, ठीक है ना। डेली यूजेज में काम आने वाले सेंटेंस को भी देख लेते हैं, हम अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे किसी से परमिशन लेना आता है, किसी से बात करने के लिए परमिशन ली जाती है। बताइए आप, किसी से बात करने के लिए परमिशन ली जाती है, स्विच ऑन द फैन। तो क्या कहेंगे हम, यदि परमिशन ले रहे हैं हम उनसे, तो मे आई टॉक टू यू प्लीज़, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, है ना। मे आई टॉक टू यू प्लीज़, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। तो वो क्या कहेगा, यदि बिज़ी हैं, इफ़ ही इज़ बिज़ी, यदि वह बिज़ी हैं तो आपसे बोलेगा नो एट प्रेजेंट आई एम बिज़ी, नहीं इस समय मैं व्यस्त हूँ, नहीं मैं इस समय व्यस्त हूँ। नो एट प्रेजेंट आई एम बिज़ी। यदि वो बिज़ी नहीं है, यदि ही वांट्स टू टॉक टू यू, तो कहेगा बिल्कुल ऑफ कोर्स यू कैन, ऑफ कोर्स यू कैन, या यू मैं भी बोल सकते हैं, पोलाइट फीलिंग ज़्यादा ही दिखाना होता है तो वो भी कह सकते हैं। फिर कहेगा हैव यू मोर टू से, यदि कोई व्यक्ति कहेगा हैव यू मोर टू से, क्या तुम्हें कुछ और कहना है। आई हैव नथिंग मोर टू से, आई हैव नथिंग मोर टू से, मुझे कुछ और नहीं कहना है। बस हो गया, हमने कह दिया है, अब और कुछ भी नहीं कहना है। कोई व्यक्ति मजाक कर रहा है या कुछ सीरियस बोल रहा है, पर अपन को लग रहा है हो सकता है मजाक कर रहा होगा, तो उनसे कह सकते हैं आर यू जोकिंग और व्हाट, आप मजाक कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। आर यू जोकिंग और व्हाट, आप मजाक कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तो कहेगा आई एम जस्ट जोकिंग, मैं केवल मजाक कर रहा हूँ, मैं तो केवल क्या मजाक कर रहा हूँ। तो ओके नेवर माइंड, कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, करिए आप, ठीक है। अब किसी का हेल्प चाहिए हमको, ऐसे कार्य में कोई हेल्प चाहिए होती है, तो हम कहेंगे विल यू प्लीज़ हेल्प मी, विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे। यदि वो करना चाहता है, यदि वो करना चाहता है तो क्या कहेगा यस आई विल। यदि वो करना चाहता है और यदि वो ऐसा हेल्प बताया आपने कि उसकी मतलब पहुंच से बाहर है, ऐसा बता दिया, तो वो क्या बोलेगा इट इज़ बियॉन्ड माई पावर, इट इज़ बियॉन्ड माई पावर टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करना मेरी शक्ति से, मेरी ताकत से परे हैं,
मेरी शक्ति से परे हैं या मेरी ताकत से परे हैं या मुझसे परे हैं। बहुत बड़ा हेल्प मांगा तुमने, इतना बड़ा हेल्प नहीं कर पाऊँगा, तो मतलब क्या कहेगा, इट इज़ बियॉन्ड माई पावर, इट इज़ बियॉन्ड माई पावर टू हेल्प यू, तुम्हारी मदद करना मेरे बस में नहीं है। कोई जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई भी कहता है क्या जानते हो इंग्लिश के बारे में, ऐसे इंग्लिश में पूछना होता है तो वो कहेगा व्हाट डू यू नो अबाउट इंग्लिश, व्हाट डू यू नो अबाउट इंग्लिश। और यदि होगा कोई स्किलफुल होगा, कोई ब्रिलियंट होगा, टैलेंटेड होगा, हम नहीं कह रहे हैं कि हमें, पर कोई होगा तो वो कहेगा, क्या कहेगा वो, आई हैव फुल कमांड, आई हैव फुल कमांड ऑन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पर पूर्ण कमांड है, पूरा कमांड है मुझे इंग्लिश पर, है ना, उसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे इंग्लिश पर पूर्ण कमांड है। कोई बोला है कब आए तुम, व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए, हमने तो देखा ही नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं है, तो कहेंगे तुम कब आए, व्हेन डिड यू कम हियर, तुम यहाँ कब आए, तो कहेगा आई केम हियर जस्ट नाउ, मैं तो अभी अभी तो आया हूँ, आई केम हियर जस्ट नाउ, मैं तो अभी अभी तो आया हूँ। ठीक है दोस्तों।